इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंस को, जो कि लोगन की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इतनी कम एज में एडवांस रैंक का नाइट बन जाना ये सच में इम्प्रेसिव है। लोगन कहता है मैं तो बस लकी था, मुझे ऐसे मास्टर मिले हैं। प्रिंस कहता है कि मैंने तुम्हारे कामों के बारे में सुना है कि तुमने कैसे कैसे काम किया है। ना उसने अपनी फैमिली की मार्शल पावर बल्कि अपनी फैमिली के टेरिटरी को भी एक्सटेंड किया है। तुम्हारे अंदर सच में एक हीरो का टैलेंट है। लोगन कहता है कि आपका थैंक यू, और अपने मन में सोचता है कि एक गिरे हुए बेरन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना जो कि दूसरे नोबल इसे इग्नोर कर देते हैं। और वो अपने मास्टर की ओर देखता है। लोगन को पता होता है कि ये सब जानकारी जरूर उनके मास्टर ने दी होगी। ड्यूक ने तुम्हारी इतनी तारीफ की, मैं खुद को रोक नहीं पाया तुमसे मिलने के लिए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? लोगन कहते कि नहीं, ये ठीक है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक प्रिंस मुझ पे इंटरेस्ट दिखा रहे। और अपने मन में कहता है कि मैं तो बस ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम फर्स्ट और सेकंड प्रिंस से थोड़े अच्छे होगे, लेकिन तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे निकल चुके हो। प्रिंस तभी सीरियस हो जाता है और कहता है कि तो ठीक है, अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। सर लोगन, आपको शायद नहीं पता, लेकिन इस कंट्री का फ्यूचर बड़ी खतरे में है। नॉवेल्स और काउंट 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। फिलहाल अभी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये एक अभी टाइम बॉम्ब की तरह है। ऐसे बहुत से नोबल और काउंटी है जो कि जनता की परवाह नहीं करते, जो उन पर जहर फैला रहे हैं। इसलिए मुझे टैलेंटेड लोगों की खोज है और मुझे पावर की ज़रूरत है ताकि मैं उन लोगों को निकाल दूं जो कि कंट्री को अंदर से खा रहे हैं। ड्यूक कहता है कि अरे अरे प्रिंस जरा शांत हो जाओ। प्रिंस शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना ड्यूक, मैं समझता हूँ मुझे स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल पर इतना फोर्स नहीं डालना चाहिए। ड्यूक कहता है कि प्रिंस मेरा मतलब ये नहीं था। प्रिंस कहता है कि सर लोगन, आप एक सेंचुरी में एक बार आने वाले किंगडम के जीनियस और टैलेंटेड है। मैं आशा करता हूँ कि आप जैसा जीनियस टाइम आने पर मेरा सपोर्ट जरूर करेगा। तो क्या आप ऐसा करेंगे? लोगन कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं तो यही तो चाहता था। लेकिन वो डायरेक्ट मुंह पे तो नहीं बोल सकता था ना, इसलिए वो कहता है कि मैं भी आपके थॉट से एग्री करता हूँ प्रिंस। आपसे पर्सनली मिलने के बाद मैं देख सकता हूँ कि आप ही एकमात्र सक्सेसर बन सकते हैं जैसा कि रूमर्स है। ये सुन के प्रिंस वो तो खुश हो जाता है, लेकिन जब लोगन आगे कहता है हालांकि मेरे लिए आपको अभी फॉलो करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। प्रिंस सैड हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसा है? तो लोगन कहता है कि नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अभी करेंटली हमारे ईस्टर्न अभी काउंट बेफ्रोज के कॉन्फ्लिक्ट में है। वो हमारा एक मुश्किल ओपोनेंट है जिसे हैंडल करने में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए मेरे लिए आपको लापरवाही से जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। प्रिंस कहता है कि बेफ्रोज, जहाँ तक मुझे पता है वो तो सेकंड प्रिंस की एक सपोर्टर है। लोगन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देते हो तब मैं बेफ्रोज को हरा दूंगा और तब मैं दूसरी फैमिली के साथ आपको फुल सपोर्ट करूंगा। और अपने मन में कहता है कि और तुम मेरे एक स्वॉर्ड बनोगे। प्रिंस कहता है कि हा हा हा, जैसा कि स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल से एक्सपेक्ट था। ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना लो, और बाद में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार रखूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ड्यूक और लोगन वहां से इसके बाद चले जाते हैं। ड्यूक कहता है लोगन से क्या वो सच में प्रिंस को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है? लोगन कहता है क्या मैंने इसे सच में इतना क्लियर कहा था? मेरा मतलब था कि जब मैं बेफ्रोज को हरा दूंगा तब मैंने कहा था। ड्यूक भी कहता है कि अरे कमीने, मेरा मतलब भी तो यही था। लोगन कहता है कि क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे आप पर पूरी तरह से भरोसा था। ड्यूक कहता है क्या मैं, लेकिन क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता? लगता है कि तुम्हारे मन में और भी कुछ है। अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर पाऊँ। लोगन पहले तो कुछ सोचता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या थर्ड प्रिंस को अगला किंग बनना चाहिए कि नहीं? ड्यूक कहता है कि ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है बल्कि राजा का है। लोगन कहता है कि लेकिन मैंने एक बार सुना था। तो ड्यूक कहता है कि क्या तुमने क्या सुना था? लोगन कहता है कि मैंने सुना था कि पहला प्रिंस वो एक तानाशाह बन जाएगा और पूरे रॉयल फैमिली को बर्बाद कर देगा, और दूसरा प्रिंस जो कि एक बेवकूफ है जो कि पूरे देश को ही खत्म कर देगा। ड्यूक कहता है कि अरे अरे, ऐसा बोलने की हिम्मत कौन करेगा? अपने मन में कहता है कि ये आप ही थे जिसने पिछले टाइप में ये कहा था, लेकिन मैं एक बात से कंफर्म हो गया कि थर्ड प्रिंस दोनों प्रिंस से अच्छा है। के बाद हमें बताया जाता है कि लोगन ने पूरे 2 महीने में क्या किया है, जैसे राजा के सिचुएशन के बारे में पता लगाना, थर्ड प्रिंस से मिलना और अपने अंकल से प्रॉमिस लेना ताकि वो ट्रेड के रास्ता को खोल सके, ताकि वो सिविल वार की तैयारी कर सके। इसलिए वो एमक्लेन के लिए वापस निकल गया। हम देखते एमक्लेन के 2 नाइट को जो कि वापस में बात कर रहे होते हैं कैपिटल के अंदर किए गए ट्रेनिंग के बारे में। उनको मौका मिला कैपिटल के नाइट के साथ एक स्पार करने का और उनके साथ ट्रेनिंग करने का, और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग एक बात से सिर्फ सरप्राइज थे, लोगन के सगाई के बारे में। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके लॉर्ड लोगन को कैपिटल के अंदर ही उनका फियोंसे मिल जाएगी। देखते हैं लोगन को जो कि उनकी बात सुन रहा था, अपने मन में कहता है कि मैं तो बस उसके एक नाइट के रूप में यूज करने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली देखे तो ये तो एक सगाई ही है। हमें यह पता चलता है कि एलिन वो भी लोगन के साथ उनकी टेरिटरी एमक्लेन जा रही है, लेकिन जैसे उसके फादर को ये पता चला उसकी प्यारी बेटी एक नाइट बनने जा रही है और वो कल निकल रही है,
उसने लोगन की धमकी दी कि अगर उसने शादी से पहले उसकी बेटी को टच किया तो वो उसे जाने नहीं देगा। तभी एलिन कहते हैं कि लॉर्ड लोगन प्लीज अपना प्रॉमिस याद रखना। एलिन अपने फादर के बारे में याद करती है। उसका फादर कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी अपने सेहत का ध्यान रखना। एलिन लोगन से कहती है कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ इसलिए मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती, तो इसलिए अपना प्रॉमिस याद रखना लॉर्ड लोगन। लोगन को अच्छे से पता होता है घर को छोड़ देने का फीलिंग कैसा होता है। लोगन कहता है कि ऑफकोर्स मैं अपना प्रॉमिस याद रखूंगा। एलिन कहते हैं कि आपका थैंक यू लॉर्ड लोगन। और इसी के साथ वो लोग एम्क्लेन पहुंच जाते हैं। लोगन अपने फादर के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि हम वापस आ गए। लेकिन उसके फादर, मदर और उसका भाई वो इस बात से हैरान थे क्योंकि वो अपने साथ एक लड़की को लेके आया था। यहाँ तक कि सर्वेंट के साथ साथ नाइट भी हैरान थे। जो सबसे ज्यादा हैरान था वो था उसका फादर। वो अपने मन में सोचता कि लोगन वो अपने साथ एक लड़की लेके आया है। वो होश में आता है और कहते कि हाँ हाँ तुम्हारा स्वागत है, लेकिन वो यंग लेडी कौन है। लोगन बताता है कि ये मेरी फियोंसे एलिन फ्लॉयड है। ये सुनकर सारे सर्वेंट हैरान हो जाते हैं। कहते क्या फियोंसे, मास्टर के फियोंसे? अरे मुझे चीटी काटो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन उसके फादर ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचता है कि एक फियोंसे, मुझे लगा कि वो सिर्फ डेटिंग करेगा लेकिन एक फियोंसे। सो ड्यूक से ये पूछना काफी अच्छा था। फादर एलिन को स्वागत करते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं। लोगन अपने फादर को बताता है कि वो फियोंसे के साथ साथ एक नाइट बनने भी आई है। एलिन कहते हैं कि मैं एलिन फ्लॉयड डॉटर इन लॉ और एक नाइट के रूप में मैं अपना बेस्ट दूंगी। जैसे पेटर्स ये सुनता है उसका तो मुंह ही फट जाता है। वो लोगन के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो अपने फियोंसे को एक नाइट के रूप में रिक्वेस्ट करना चाहता है। क्या वो पागल हो गया है? तो एन पेट्रे को शांत करा रहा होता है और कहते हैं कि पेट्रेस पहले शांत हो जाओ। कैप्टन कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लॉर्ड लोगन जब ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पेन कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हारा स्वागत है। तभी उसकी मदर उसके गालों को पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से चलो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। तभी एलिन का कोई बोलता है यहाँ से भाग जाओ। एलिन अपनी साइड देखती है। हम देखते हैं कि हमार रहता है। हमार कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यहाँ से जितना जल्द हो सके यहाँ से भाग जाओ। लोगन हमार को बोलता है कि हमार बकवास करना बंद करो, जो तुम्हें काम है जाके वो तुम काम करो। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये पूरी बात एम्क्लेन में फैल गई कि लोगन की फियोंसे नाइट ऑर्डर में ज्वाइन हो गई है। जैसे लोगों को ये बात पता चला वो अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसमें हम एलिन को देखते जो कि सभी नाइट एलिन को ही देख रही होते हैं। एलिन भी सभी नाइट के बीच में खड़ा थी। लोगन के फादर कहते कि हे भगवान ये सच है। लोगन कहता कि मैं मजाक नहीं कर रहा था फादर। उसका फादर बोलता है कि लेकिन वो एक लड़की है, ऐसा किंगडम के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक लड़की एक नाइट बनी है। बताता है कि एलिन ने अपने फोर्स को अवेकन कर लिया है, साथ ही वो बहुत टैलेंटेड है। हम अभी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर हमें बहुत से लोगों की जरूरत है। फादर बोलते हैं कि भले ही वो टैलेंटेड है लेकिन वो एक लड़की है, स्पेशली वो एक नोबल लेडी है, वो हमारे ट्रेनिंग को सहन नहीं कर पाएगी। भी एलिन चिल्लाते हुए कहती कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। आपका ये सोचना कि मैं एक लड़की हूँ मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं आपके सोच को बदल दूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि लड़की लड़के से कम नहीं होते। और अगले सीन में हमें एलिन को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरी हुई थी और अपने मन में कहती है कि मैंने ऐसे ही कहा था, और अपने हाथों से वो कुछ लिख रही होती है। नाइट कहता कि वो क्या लिख रही है। लोगन कहते कि क्या ये वसीयत है। हम एलिन को देखते जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो अपने मन में कहते कि ये लोग सच में पागल है। क्या नाइट ऑर्डर नॉर्मली इसी तरह ट्रेनिंग करती है? लोग तो मुझसे भी वीक है लेकिन फिर भी मैं उनके बराबर नहीं कर पाई। लोगन कहते हैं कि क्या तुम्हें इसका रिग्रेट हो रहा है? और अपने मन में कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही बचे हैं सिविल वॉर होने में, तो उसके अंदर ही अपनी सारी तैयारी पूरी करनी होगी। मैंने इस लड़की को उस वॉर में शामिल करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है क्या मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। एलिन कहती कि हाँ मुझे इसका रिग्रेट हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं लिया है, मुझे इस बात का रिग्रेट है। यंगलॉर्ड आपने बैटलफील्ड में मेरा नाम फेमस करने के बारे में प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसी तरह रही तो यंगलॉर्ड अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक नाइट के रूप में मैं अपना रेपुटेशन मैं अपने हाथों से कमाऊंगी। ये सुन लोगन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे लिए एक बैटलफील्ड को तैयार करूंगा जिसमें तुम साइन करोगी। ये सुन एलिन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में एक नाइट को देखते हैं जो कि जंप करते हुए एक दूसरे नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो नाइट पहले नाइट पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, और उसके सर के ऊपर मार के उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन पेट्रस उसको नीचे गिरने से पहले ही उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगला कौन है। किरोन आउट हो चुका है। तो नाइट वापस में बात कर रहा होता है कि हमारा नाइट ऑर्डर अपने इंटेंस ट्रेनिंग के लिए फेमस है, लेकिन ये ट्रेनिंग अब हमें भी ये ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, ये तो पागलपन है। आखिरकार ऐसा ट्रेनिंग करने का आइडिया किसका था? दूसरा नाइट बोलता है कि ये कौन हो सकता है? बॉस ये हमारे यंगलॉर्ड लोगन थे, इस तरह का ट्रेनिंग का आइडिया लेके आए हैं। लेकिन फादर ये लोगन के ट्रेनिंग को देख के काफी खुश होते हैं। अगला तैयार हो जाओ एलिन फ्लॉयड। देखते हैं कि एलिन वो आगे आ जाती है। वो माउंटेन क्लिफ के ऊपर वो चढ़ाई करने लगती है। नाइट कहते हैं कि वो बहुत फास्ट है।
दूसरा नेट कहता है लेकिन फिर भी ये यूजलेस है, इस ट्रेनिंग को तुम किसी भी तरह देखो चढ़ने वाला ही डिसएडवांटेज में है। मेलिन को देखते जो कि मुंह में गार्गर करते हुए उस नाइट के मुंह पर थूक देती है और सही सलामत उस क्लिफ के ऊपर पहुंच के अपने स्वॉर्ड के साथ उस नाइट के ऊपर अटैक करके उसको हरा देती है। लोगन कहता है कि एलिन जीत गए, लेकिन फादर वो थोड़े निराश लग रहे होते हैं। एलिन भी कहते कि हाँ मैंने कर दिखाया। फादर कहते कि क्या सच में ये काउंट की बेटी ही है ना? लोगन भी कहता है कि हाँ शायद, लेकिन वो सच में इम्प्रेसिव है, तो क्या आप इसे एक्नॉलेज करते हैं? फादर कहते कि उसकी स्वॉर्डमैन सेंस काफी अच्छी है, तो मैं उसे एक्नॉलेज क्यों ना करूं। इन दूसरी ओर नाइट वापस में बात कर रहे होते। एक नाइट कहता है कि क्या सच में ऐसा करने का अलाउ था? दूसरा नाइट कहता है कि ठीक है हम भी ऐसा ही करेंगे। लोगन अपने मन में कहता है कि नए ट्रेनिंग को नाइट वो अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं और फिलिप भी सप्लाईज को जमा कर रहा है, लेकिन एक चीज है जो कि बाकी है। और वो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर मुझे आपसे कुछ बात करना है। तभी सीन कट होता है एमक्लेन के मेंशन की और हम देखते हैं फिलिप को, जो कि वो भी मेंशन पहुंच चुका था। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रॉय मैंने सारे सामान को ला दिया है और सर ड्वेन आप जाके एक बार इसे जरूर चेक कर ले। तभी सीन कट होता है हम देखते हैं फादर को, जो काफी हैरान लग रहे होते हैं और कहता है क्या एक वॉर की तैयारी? उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन तुम मुझसे ये कहना चाहते थे क्या तुम्हें लगता है कि बिफरस वो प्लानिंग बना रहे हम पे अटैक करने के लिए? लोगन कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हम वॉर को स्टार्ट करने वाले हैं। फादर हैरान हो जाते हैं, वो जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत कर रहे होते हैं। लोगन से कहते हैं कि मुझे सबसे पहले इसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। लोगन अपने फादर के गुस्से को देख रहा होता है, वो समझ जाता है कि उसके फादर अभी बहुत गुस्से में है। लोगन को ना चाहते हुए भी ये करना होगा। वो अपने फादर से कहता है कि आपको पता ही होगा रोज ने हम पे अटैक क्यों नहीं किया, इसका रीजन है मेरे मास्टर। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कब तक अपने हाथ पे हाथ देके बैठा रहेगा? फादर कहते कि लेकिन हम अभी अपने फोर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम बिफरस के कंपेयर में काफ़ी पीछे है। लोगन कहता है कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं इतना इंतजार नहीं करता, सर हमें ये करना ही होगा। फादर कहते कि लोगन क्या तुम्हें कुछ पता चला है? अगर तुम्हें कुछ पता चला है तो इसे छुपाओ मत। लोगन पहले तो कुछ सोचता है और वो कहता है कि कंट्री का राजा वो जल्दी मरने वाला है, मुझे पता है। कब? क्या फादर आप मुझ पे विश्वास करोगे? कि उसका फादर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लोगन मुझे मत बताना कि तुम रिवेलियन में शामिल हो गए हो। लोगन कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, के लिए आप ये मान लो और अब सोचो कि इस सिचुएशन में क्या होगा। फादर कहते हैं कि सबसे पहले रॉयल फैमिली के सक्सेसर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। कहता है कि यहाँ पहले प्रिंस और दूसरा प्रिंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। बेफरस सेकंड प्रिंस के सपोर्टर करने वालों में से एक है। अगर रॉयल फैमिली के सक्सेसर के बीच में सीरियसली फाइट होती है तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बेफरस के वॉर में पड़ गए तो हमारे साथ क्या होगा? फादर कहते हैं ये ऐसा होगा मानो कि हम सेकंड प्रिंस को चैलेंज कर रहे हैं। लोगन कहते हैं कि हाँ इसलिए हम बिना किसी इंटरफेयर के बेफरस के साथ लड़ना चाहते हैं, तो हमें राजा से मरने से पहले बेफरस को निपटाना होगा। जब बिफरस एक बार गिर जाएगी तो दोनों प्रिंस की पावर में बैलेंस बिगड़ जाएगी, तब हम सिविल वार के बीच में हम तीसरे प्रिंस को लेके आएंगे। उसके फादर बोलते कि ठीक है मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझ गया, क्या ये रॉयल फैमिली का स्ट्रगल को खत्म करने के बाद हम ये नहीं कर सकते? हम अपने फोर्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। लोगन अपने मन में सोचा कि सिविल वार खत्म होने के बाद एम्पायर हमें निगल जाएगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। और वो फादर से कहता है तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अगर सेकंड प्रिंस एक बार जीत जाता है, जो कि सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करता है, वो और भी उनके क्लोज आ जाएंगे। लेकिन पहला प्रिंस जीता है तो बिफरोज का टेरिटरी बिफरोज का नहीं रहेगा। जो हमने अपने जमीन को खोया है वो हमें कभी वापस नहीं मिलेगी, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंटेंशन क्लियरली समझ रहा हूँ, मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि राजा कब मरेगा, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है, जैसे कि तुमने अब तक काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता, मानो कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ रीजन है जो कि तुम मुझे बता नहीं सकते। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अब तक जो तुमने काम किया है और आगे का करने की प्लानिंग बना रहे हो, बस ये जानना है कि ये किस लिए है। कहता है कि मेरा गोल है हमारे फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी भलाई के लिए। सुन के उसके फादर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है मुझे तुम पे विश्वास है। रहा सवाल वॉर के बारे में, वेसल को समझाने का काम मुझ पर छोड़ दो। कहते हैं कि क्या आप श्योर हो कि आप इसे अकेले हैंडल कर लोगे? मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। फादर कहते कि बच्चे क्या तू अपने फादर को बुड्ढे जैसा ट्रीट कर रहा है, जो कि अपने प्राइम टाइम से गुजर चुका है? मैं तेरा बाप हूँ बच्चे, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक फादर का रोल है जो कि मैं खुद ही इसे करूंगा। उसके बाद हमें बताया जाता है पेट्रेज ने सभी वेसल को एक जगह बुलाया और सभी वेसल से कहा कि इस साल का खत्म होने से पहले हम एक वॉर को स्टार्ट करने वाले हैं। वेसल्स ये सुन के ऐसे उछल पड़े मानो कि उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। ये ऑब्वियस था कि उनकी टेरिटरी इतनी सालों बाद इतनी अच्छे से रिकवर हो रही है, तो उनका रिएक्शन ये नेचुरल था जब वो ऐसी वॉर की अचानक से बात सुनेंगे तो। लेकिन फिर भी पेट्रेज वो पीछे नहीं हटे, वो वेसल को समझाते रहे। बेफरोज ने अब तक उनके साथ क्या किया है, जमीन को हड़पना, उनके स्टेटस को गिराना। पेट्रेज के समझाने के बाद बेफरोज ने उनके साथ क्या किया है, दूसरे वेसल का खून खोल जाते थे।
वो लोग वॉर के लिए तैयार हो गए। लोगन अपने मन में कहता है कि जबकि राजा के मौत को मेंशन नहीं किया जा सकता, इसलिए फादर उनके इमोशन उनके सामने लेके आए। उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा चाहे किसी भी तरह। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एम क्लैन वो फ्यूचर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और 2 सप्ताह बाद ही साल के तीसरे दिन खत्म होने से पहले और एम क्लैन 152 नाइट और इंक्लूडिंग नाइट ट्रेनिंग के 1000 क्रॉसबो कैलेवरी और 1532 इन्फेंट्री लेकर वॉर के लिए निकल गए थे कि वो लोग वॉर करने के लिए जा रहे होते। पेट्रेस लोगन की तरफ देखता है, जो कि लोगन काफी सीरियस लग रहा था। वॉर के जाने से पहले पेट्रेस कहता है कि तुमने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, तुमने कम से कम बेसिक स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा ही होगा। लोगन कहते हैं कि ऑफकोर्स अभी हम बेफरोज के खिलाफ सीधे नहीं भिड़ सकते, उनसे जीतना अभी पॉसिबल नहीं है, हम उन पे वॉर का डिक्लेयर नहीं करेंगे। पेट्रेस हैरान हो जाता है और कहता है क्या, तो हम क्या करेंगे। लोगन कहता है कि हम जिसके अगेंस्ट जाने वाले हैं वो पेरेटा होगा। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ था। वो अपने लॉर्ड के पास जाके कहता है कि लॉर्ड बहुत बुरा हो गया। हमें इसके बारे में बताया जाता है मैक्स पेट्रा फैमिली का लॉर्ड थे। मैक्स पेट्रा उसकी बात सुनता है, उसकी फट जाती है। वो कहता है क्या, तुमने अभी भी क्या कहा। तभी हम बेफरोज को देखते हैं। वो कहता है क्या मैकलेन ने पेरेटा पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। एक नेड बोलता है कि यस माय लॉर्ड, पेरेटा ने रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए। बेफरोज कहता है कि बेवकूफ, मैं शॉर्ट ड्यू के कारण अपने आप को बहुत मुश्किल से ही रोक रहा था। उन्होंने एक कारण दे दिया उन पर अटैक करने का। एक नजर में देखे तो हमारी फोर्स मैकलेन फैमिली से 2 गुनी है। हालांकि मुझे क्रॉसबो के रूमर्स के बारे में थोड़ी चिंता है। तभी बेफरोज अपने पीछे 2 बंदे को कहता है कि एस्लेन पेरेटन क्या तैयारी पूरी हो चुकी है। वो दोनों कहते हैं यस माय लॉर्ड। तो बेफरोज कहता है कि ठीक है, अब निकलने की तैयारी करो। एक बार पेरेटा खत्म हो जाएगी तो मैकवेल वो अपनी खाली जीत की जश्न मनाएंगे। तभी हम उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। स्टार्ट होता है, हम पेरेटा को पेट्रेस को देखते हैं जिसका नाम मैक्स पेरेटा होता है। मैक्स अपने मन में कहता है कि क्यों वो लोग क्यों नहीं आ रहे। फिर उसके पास एक नेट भागते हुए आता है और कहता है कि माय लॉर्ड। तो मैक्स पेरेटा पूछता है कि क्या हुआ, क्लेन की फोर्स वो अब तक कहां पर पहुंची। नेट घबराते हुए कहता है कि वो अचानक से गायब हो गई। पेरेटा कहता है क्या, तुमने क्या कहा। वो नेट कहता है कि हाँ, वो अचानक से गायब हो चुके हैं। वो पेरेटा में नहीं आए हैं, वो बेफरोज के टेरिटरी में दिखाई दिए हैं। मेन कैसल में नहीं बल्कि सेकंड कैसल तोमोदो कैसल में। पेरेटा भी हैरान हो जाता है। सीन कट होता है, हम देखते हैं लोगन को। वो कहता है कि हम पहुंच गए। वो है बेफरोज के दूसरे कैसल द ग्रेट जेनेसी तोमोदो कैसल। कैप्टन कहता है कि यह वो जगह है जहां पर बेफरोज अपने अनाज भंडार को रखता है। इस पर कब्जा करने के बाद उन्हें बहुत बड़ा एक झटका पड़ेगा। लोगन कहता है कि हाँ, कम से कम अभी के लिए। पेट्रेस को देखते हैं जो कि सोचता है अटैक करने से पहले जब वो लोगन से बात कर रहा था, लोगन अपने फादर को बताता है कि वो वॉर का डिक्लेरेशन डायरेक्ट पेरेटा के ऊपर नहीं करेंगे बल्कि बेफरोज के दूसरे कैसल तोमोदो कैसल पे करेंगे। फादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोगन से पूछता है क्या वो पेरेटा का नाम लेके बेफरोज के ऊपर अटैक करने वाला है। लोगन बताता है कि हाँ, हमें जितना हो सके उनकी मेन फोर्स से बचना होगा और इसी बीच हम तोमोदो कैसल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। फादर कहते कि तो तुम कहना चाहते हो कि हमें किसी भी तरह इसे 2 दिन तक सहना होगा। लोगन कहता कि हाँ, हमें यही करना होगा क्योंकि राजा जल्दी मरने वाला है। ये सुन के तो उसका फादर भी हैरान हो जाते हैं। आगे बताता है जब राजा एक बार मर जाएगा तो सारे किंगडम के नोबल उनके देहांत पे जाएंगे। ये एक रॉयल लॉ है जिसे सबको मानना जरूरी है। यहाँ तक कि इसके लिए वॉर को भी रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि बेफरोज भी इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। अगर वो कुछ भी कदम उठाते हैं तो उन्हें तुरंत ही देशद्रोही बना दिया जाएगा। फादर बोलते हैं मुझे पता था कि राजा कब मरेगा, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। क्या तुम श्योर हो कि राजा 2 दिन बाद ही मरेगा। लोगन कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ। अपने मन में बताता है कि ये एक ऐसा डेट है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। राजा के मौत को अनाउंस किया जाएगा नए साल के आधी रात को। बस सिर्फ 2 ही दिन बचे, हमें 2 दिन के अंदर ही तोमोदो कैसल के ऊपर कब्जा करना होगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्लाता है डैम इट, ये अचानक से कहां से आ गए। हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है तोमोदो कैसल का कैप्टन गार्ड सीनियर नाइट जेरोम। तभी उसके पास एक नाइट आता है और कहता है कि भाई शांत हो जाओ, मेन फोर्स को पहले ही लेटर भेज दिया गया है, हमें बस 1 दिन तक उन्हें रोक के रखना है। हमें इस नाइट के बारे में बताया जाता है डिप्टी कैप्टन जिक्स। चिरम अपने भाई की बात सुन के वो पहले शांत होता है और दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि वो लगभग 3000 के फोर्स होंगे और कम से कम 200 नाइट होंगे, तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर हमारे पास मेन फोर्स होती तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन तोमोदो कैसल का ट्रुप्स वो काफी नहीं है। जिक्स कहता है हमें अभी डिफेंस करना चाहिए, अगर हम सब मिलकर एक साथ डिफेंस करते हैं तो हम कम से कम उन्हें 2 दिन तक तो रोक ही सकते हैं। अभी पेट्रेस कहते हैं अपने सारे ट्रुप्स सारे के सारे ट्रुप्स उन पर चार्ज कर दो। हम देखते हैं कि मैकमिलन के सारे नाइट अपने अपने क्रॉसबो निकालते हैं और निशाना बैठाते हुए अपने क्रॉसबो के साथ उनके कैसल के ऊपर फायर कर देते हैं। जीरोम हैरान हो जाता है और कहता है कि वो बहुत फास्ट है, लेकिन जब उनके क्रॉसबो दीवार के पास पहुंचते हैं तो वो सारे दीवार से टकरा के वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जिक्स अपने मन में सोचता है ये क्या था, वो बहुत फास्ट है लेकिन वो दीवार को नहीं तोड़ पाए। ये देख वो हंसने लगता है और अपने सारे नेट को कहता है जल्दी से काउंटर अटैक करो। वो लोग भी अपने तीर धनुष के साथ एमक्लेन के नाइट पर अटैक कर देते हैं। सारे अटैक जाकर जमीन पर लगते हैं। एलेक्स कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट था उनका तीर धनुष हमारे तक नहीं पहुंचा। लोगन कहता है ये बात हमारे क्रॉसबो पर भी लागू होती है। एलेक्स कहता है तो क्या हमें अटैक बंद कर देना चाहिए। लोगन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए काफी रहेगा क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाई है, हमें उनका टेस्ट तक करना ही होगा।
लोगन अपने साइड की ओर देखता है और कहता है कि अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। पता चलता है कि लोगन ने मैजिशियन को भी लाया हुआ था जिसका नाम एस्केलेटन होता है। मैजिशियन बोलता है कि यह सोचने के तुम हमें वॉर में लेके आ जाओगे। मैजिशियन अपने सारे स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं। जिरोन कहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो करीब क्यों नहीं आ रहे। तभी उन्हें एक झटका पड़ता है। वो कहते हैं कि ये कैसी साउंड थी। वो दोनों एक साथ कुछ देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गोलम है। देखते हैं कि गोलम कुछ कर रहा होता है, हमें नहीं पता लेकिन कुछ कर रहा होता है। बोलता है क्या उनके पास मैज भी है। कहता है कि अरे शांत हो जा, लेकिन वो गोलम करके आ रहा है। हम गोलम को देखते हैं जो कि कुछ कर रहा होता है लेकिन अभी भी पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। फिर पहले का सीन, मैजिशियन कहता है क्या तुम गोलम का यूज करना चाहते हो वॉर में। हम देखते हैं लोगन मैजिशियन के पास आया हुआ था। वो कहता है कि हाँ वो हमारे डिफेंस और अटैक में काम आएंगे, अगर इसके लिए ज्यादा माना स्टोन लगेगा हम वो भी देने के लिए तैयार है। मैजिशियन हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये वॉर इतना इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को शांत करता है और कहता है लेकिन सर लोगन इस तरह कॉलम का यूज करना नामुमकिन है। ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्या प्रॉब्लम है। ये माना स्टोन के लिए है तो तुम्हें माना स्टोन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसे लोगन को बीच में रोकता है और कहता है कि नहीं ये रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये हमारे लाइफ के लिए है। लोगन ये सुन हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे लाइफ के लिए। मैजिशियन बताता है कि हाँ अगर गोलम को ज्यादा चोट लगती है तो हमें उनका बैकलेस पड़ेगा, हमें काउंटर फ्लो होगा और इससे हम मर भी सकते हैं। कोर्स हम इस पर अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन इसको इम्प्रूव करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। और मैजिशियन लोगन को बहुत सारे मैजिक थ्योरी के बारे में बताने लगता है। मैजिशियन का बात सुन के लोगन का सपना जो कि गोलम का बैटेलियन बनाना था वो टूट जाता है। अभी मैजिशियन कहता है कि लेकिन सर लोगन एक तरीका है। और मैजिशियन लोगन को वो तरीका बता देता है लेकिन हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं प्रेजेंट में जो कि गोलम अभी भी जमीन के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। हमें यह पता चलता है कि वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि एक टनल बना रहे थे। हम देखते हैं दोनों भाइयों को और जिक्स कहता है कि गोलम वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्या वो प्लानिंग करे टनल बना के दीवार के इस पार आने की। उसका दूसरा भाई वो तो बहुत घबराया हुआ था तो जिक्स उसको शांत कराता है और कहता है कि भाई शांत हो जाओ और आसमान की ओर देखो। वो दोपहर से खुदाई कर रहे और पहले ही शाम हो चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मेन फोर्स वो जल्दी आ जाएगी। जिरोन कहता है कि तो तुम कहना चाहते हो तब तक हम इन्हें होल्ड करके रखे। तभी वहाँ की जमीन तेजी से हिलने लगती है। जिरोन कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, जमीन पूरी तरह से हिल रही है। जिरोन वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं डर के मारे। वो अपने भाई से कहता है कि जिक्स क्या तुम श्योर हो ना ये दीवार नहीं गिरेगी। कहता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, ये दीवार नहीं गिरने वाली। जिरोन कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा कि ये दीवार पूरी तरह से हिल रही है। कहता है कि लेकिन फिर भी हम जल्दीबाजी से कोई कदम नहीं उठा सकते। जिरोन कहता है कि अगर दीवार गिर गई तब हम क्या करेंगे। अपने भाई से कहता है कि जरा सोचो उन्होंने अब तक हम पे क्यों नहीं अटैक किया, उनके पास जरूर एक प्लान होगा। जिरोन ये बात सुन के काफी डिप्रेशन में चल जाता है और गुस्से से कहता है कि डैम इट, हमें किसी भी तरह उनके मैजिशियन को बाहर निकालना होगा, हमें उनके लिए एक फोर्स को भेजना होगा और मैं खुद जाऊंगा। तभी जिक्स कहता है कि भाई तुम यही रुक जाओ, तुम एक कमांडर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें ट्रुप्स को कमांड करना है और ये काम मुझ पर छोड़ दो। जिरोन इसके लिए मान जाता है। जिक्स अपने मन में सोचता है, अब वो क्लियरली सोच रहा है। जिक्स कहता है कि सच कहूँ भाई तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। जिरोन कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और इसी तरह वो दोनों बातचीत करने के बाद एमक्लेन पे एक फोर्स लेके चल जाते हैं पीछे से अटैक करने के लिए। वो लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग कैसे एमक्लेन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करेंगे। तुम लोग पैनल के ऊपर देख लो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो वो लोग साइड से जाके पीछे से घूमते हुए एमक्लेन के ऊपर अटैक करेंगे और वो लोग एमक्लेन के साइड के पीछे पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 5 कॉमनर नाइट है। जिक्स को एक अचानक से कुछ अलग सा एहसास होता है। अपने मन में कहता है वो मेरे सेम लेवल का है, एक ग्रेट नाइट। एमक्लेन में ज्यादा हाई रैंक के नाइट नहीं है, अगर मैं उसे हरा देता हूँ तो हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। पीछे से एक नाइट कहता है क्या सच में आप उन पे अटैक करने का सोच रहे हो, आप सब दिख रहा है कि ये उनका एक प्लान है। जिक्स कहता है तो क्या हुआ, अगर उनका ये प्लान है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो नाइट समझ जाता है कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है और अपने साथियों से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। वो सारे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एक एमक्लेन का नाइट उन्हें अपनी ओर आते हुए देख लेता है, इसलिए अपने साथियों से बोलता है आगे बढ़ने के लिए। उनको भागते हुए देख के हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो भाग रहे, वो छिपने के लिए भाग रहे, हमारा नंबर उनसे ज्यादा है लेकिन फिर भी उनके पास एक ग्रेट नाइट है, फिर वो छिप क्यों रहे, क्या ये सच में एक ट्रैप है। जो भी हो अब आर या पार की लड़ाई होगी और अपने साथियों से बोल देता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो लोग ऐसे ही आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी एक तीर जिक्स के ऊपर आके लगता है लेकिन जिक्स उसको डॉज कर देता है। जिक्स अपने मन में कहता है कि तो क्या उन्होंने इसलिए हमें टनल के पास बुलाया ताकि वो टनल के अंधेरे में छिप के हम पर अटैक कर पाए। क्या वो सच में ऐसा सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि एक ग्रेट नाइट के ऊपर इस तरह का एरो काम करेगा। वो बेवकूफ कहेंगे और अपने ओरा के साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और जितने भी एरो जाकर जिक्स को लगते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं और हंसते हुए अपने साथियों से कहता है कि जो लोग भी अपने ओरा का यूज कर सकते हैं वो अपने ओरा का यूज करते हुए जल्दी से आगे बढ़ो। तभी एक तीर आके घोड़े को लगता है जिससे घोड़े का काम वहीं खत्म हो जाता है और जिक्स अपने घोड़े से गिर जाता है। वो अपने सामने देखता है एक लाइट को।
तभी अचानक से बहुत सारे तीर आने लगते और सारे घोड़े को लगते हैं, जिससे सारे घोड़े मरने लगते हैं। तभी जिक्स अपने साथियों से बोलता है कि एक फॉर्मेशन में आ जाओ और अपने मन में कहता है कि अगर मैं उनके एक बार ग्रेट नाइट को हरा देता हूँ तो मेरे बाकी के साथी उनके नाइट को आसानी से हरा देंगे। तभी मैजिशियन एक अपना मैजिक स्पेल कहता है, चिन टपाक का डम डम। हम देखते हैं कि मैजिशियन के स्पेल के कारण ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे देख जिक्स भी हैरान हो जाता है। एक नाइट कहता है कि हमारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तभी मैजिशियन अपना दूसरा मैजिक स्पेल बोलता है कि चकला का बम बम। उस मैजिक स्पेल के कारण उनके नाइट के पैरों के नीचे जमीन को अचानक से कुछ होने लगता है। जिक्स हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या ये कैसा मैजिक है, जमीन को ये दलदल बना रहा है। वहाँ पर कैप्टन और मैजिशियन आता है। कैप्टन कहता है कि हा हा अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तुम हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। और कैप्टन अपने ऑरा को निकालने लगता है, जिसे जिक्स देख के हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहता है हम पे छिप के अटैक किया गया, हमें जितना हो सके अपने पावर को बचाए रखना होगा, जितना जल्द हो सके हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा। जब तक मैं इस दलदल को खत्म करता हूँ मेरे दूसरे साथी इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। ऐसे ही सोच ही रहा होता है, तभी जमीन पूरी तरह से हिलने लगती है। वो सोचता है ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम लोगन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने साथियों से उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन सारे इम्क्लिन के फोर्स कैसल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसे देख जीरोन की फट जाती है। वो कहता है कि ये तो पागलपन है, तबीयत खराब थी इसलिए 4-5 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तुम लोग आवाज में चेंजिंग देख ही सकते हो। और मैं अपने बर्थडे के दिन एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि 12 दिसंबर को आएगी।